हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लैंड फंक्शन। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है ये टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे टिश्यू के बारे में, टिश्यू के टाइप्स। स्पेसिफिकली हम लोग पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और टिश्यू रीजनरेशन कैसे होता है, रिपेयरिंग का प्रोसेस क्या क्या है, कितने सारे टाइप्स होते हैं टिश्यू रीजनरेशन की। ठीक है, तो ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लैंड फंक्शन के बारे में। ओके, तो हाय, आई एम सुष्मिता एंड दिस इज माय इंट्रो। और यहाँ पे मैंने जो भी बुक्स यूज किए हैं फॉर रेफरेंसेस ये मैंने मेंशन करके रखा है, तो यू कैन चेक दिस आउट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलिया से। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलिया में हम लोग जानते हैं कि दो टाइप के एपिथेलिया होती है ना, कवरिंग और लाइनिंग, यह है एक, और दूसरा है ग्लैंड्यूलर और सेक्रेटरी। ठीक है, तो कवरिंग और लाइनिंग में हम देखते हैं दो तरीके की एपिथेलिया टिश्यू होती है। ठीक है, एक है सिंपल और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड। और इन्हीं दोनों का मतलब ये दो तरीके की हो सकती है और इन्हीं दोनों का ही दोनों में हम लोग देखते हैं चार तरीके की टिश्यू, मतलब सेलुलर अरेंजमेंट के ऊपर बेस करके ये चारों टाइप्स होता है। ठीक है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, इन दोनों में ही ये चार तरीके की जो सेल्स है, अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सेल के अरेंजमेंट के ऊपर बेस करके ये चार टाइप्स होता है। तो ये चार टाइप्स है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड। यहां पे जो स्क्वामस है, दीज आर बेसिकली थिन सेल्स। जो क्यूबॉइडल है, क्यूब्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका हर तरफ से उसका जो लाइनिंग होती है वो सेम होती है ना। उसकी जो मतलब ये इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर, 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 तो ये चारों तरफ 1 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, मतलब ऑब्वियसली ऐसे करके, तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। और जिसका हर एक साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। तो क्यूबॉइडल में भी हम लोग जो देखते हैं सेल्स जो प्रेजेंट होता है, उसका जो विड्थ है और जो थिकनेस है वो सेम होते हैं। ठीक, तो सेल विड्थ एंड थिकनेस रफली सिमिलर। एंड कॉलमनर में क्या होगा, ये काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर बेसिस में होती है, मतलब रेक्टेंगुलर बेसिस नहीं, रेक्टेंगुलर शेप की होती है। ठीक है, तो ये ऐसा रेक्टेंगुलर शेप की होती है, मतलब एक तरफ का लेंथ बहुत ज्यादा है और विड्थ कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर, टॉलर देन द विड्थ। सीलिएटेड, सीलिएटेड में क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट रहेगा, सेल के जो सरफेस है, सरफेस एरिया में सीलिया प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलिया। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलिया में हम लोग देखते हैं दो तरीके की, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होते हैं वो विथ डक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एंडोक्राइन होते हैं ये बेसिकली डक्टलेस होते हैं। ये था एपिथेलियल टिश्यू का एक नॉर्मल बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, इनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, यू कैन चेक द लास्ट वीडियो। और अभी हम लोग करने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस। और एपिथेलिया का जो ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया है, मतलब लास्ट डे मैंने सिंपल, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, इनका मैंने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग करेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया के ऊपर। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया में हम लोग जैसे ये पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द एपिथेलियम पोर्शन एंड दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट हियर एंड दिस इज लैमिना प्रोप्रिया। ओके, सो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है, दिस इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स। हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जैसे कि सिंपल में हम लोग देखे थे कि एक ही सिंगल लेयर का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, इतने सारे लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है।
और एक खासियत है, यहाँ पे सेम टाइप के सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारे के जो इतने सारे लेयर्स है, इन सारे लेयर्स में एक ही टाइप का सेल्स प्रेजेंट है, मतलब कॉलमनर मतलब सिर्फ कॉलमनर टाइप का ही सेल प्रेजेंट है, या तो फिर क्यूबॉइडल टाइप का ही सेल प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि बेसमेंट की तरफ जो ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसमेंट की तरफ, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप का ये सब सेल्स प्रेजेंट है। ये क्या है? कॉलमनर सेल्स, है ना, ये कॉलमनर शेप है। इसके बाद अगर तुम ऊपर की तरफ जाते हो तो वो थोड़ा सा क्यूबॉइडल हो जाता है, पॉलीहेड्रल या तो फिर क्यूबॉइडल। ये देखो पॉलीहेड्रल शेप्ड यहाँ पे प्रेजेंट, पॉलीहेड्रल है ना, हनीकॉम्ब के जैसे पॉलीहेड्रल शेप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो हम लोग सेल्स देख रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे तुम सरफेस की तरफ जा रहे हो, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ तुम देख रहे हो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ कॉलमनर है, उसके थोड़ा ऊपर जाके हम लोग देख रहे हैं कि पॉलीहेड्रल या तो फिर क्यूबॉइडल जिसको हम लोग बोलते हैं। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हो सरफेस की तरफ, तब हम लोग देखेंगे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है। सो as we pass towards the surface of the epithelium, these cells become progressively more flat so that most superficial cells consist of flattened squamous cells, ठीक है। तो stratified epithelium में हम लोग क्या देखें कि भले इतने सारे सेल का लेयर प्रेजेंट है, several cells layer, लेकिन यहाँ पे number of cells टाइप्स ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं। बेसमेंट की तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसमेंट की तरफ है कॉलमनर सेल्स, उसके ऊपर जो बीचों बीच है क्या? क्यूबॉइडल सेल या तो फिर पॉलीहेड्रल, और जो बाहर की तरफ एकदम सरफेस की तरफ क्या है? फ्लैटेंड सेल्स। ओके, नाउ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम लोग दो हिस्सों में, मतलब दो टाइप्स होते हैं इसके, दो हिस्सों में बांटते नहीं है, दो टाइप्स होते हैं इसके। एक है केराटिनाइज्ड, दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। तो नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स किसको बोलते हैं? इन सिचुएशंस वेयर सरफेस ऑफ द एपिथेलियम रिमेन्स मॉइस्ट, द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स आर लिविंग and nuclei can be seen in them. This kind of epithelium is described as non-keratinized. मतलब यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, सुपरफिशियल सेल्स किसको बोलते हैं? जो बाहर की तरफ जो ये लेयर प्रेजेंट है, जहाँ पे हम लोग फ्लैटेंड सेल्स दिख रहा है, ठीक है, ये सुपरफिशियल लेयर है। तो सरफेस ऑफ द एपिथेलियम रिमेन मॉइस्ट, क्योंकि वहां पे सुपरफिशियल सेल्स आर लिविंग्स। तो अगर लिविंग सेल प्रेजेंट है, तो लिविंग सेल प्रेजेंट है मतलब वाटर क्वांटिटी है, मॉइस्ट तो रहेगा, है ना। और न्यूक्लियस कैन बी सीन इन देम, तो ऑब्वियसली लिविंग सेल है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, डेड सेल तो नहीं है, और न्यूक्लियस भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन नोटिस द न्यूक्लियस। सो यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहा है। एक है कि सरफेस जो है वो मॉइस्ट रहेगा, ठीक है, नॉन केराटिनाइज की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पे केराटिन सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, केराटिन्स एब्सेंट। ओके, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मॉइस्ट सरफेस। और तीसरा क्या है कि सुपरफिशियल सेल्स आर लिविंग एंड न्यूक्लियस कैन बी सीन, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो 4 नंबर यहां पे लिख लो, न्यूक्लियस प्रेजेंट। और ये हम लोग कहाँ पे देखते हैं? इसोफेजियल लाइनिंग, ठीक है, इसोफेगस का जो लाइनिंग है वहां पे हम लोग देखते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया में भी हम लोग देखते हैं। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पे केराटिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे केराटिन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली केराटिन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या होता है? मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स डाई, मतलब यहाँ पे जो ऊपर वाला जो सेल्स प्रेजेंट है वो डेड होता है एंड लूज देयर न्यूक्लियस। तो ऑब्वियसली अगर डेड है तो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। दीज सेल्स कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड केराटिन व्हिच फॉर्म्स non-living covering over the epithelium. This kind of epithelium constitute keratinized stratified squamous epithelium. Okay, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल डेड होता है, सुपरफिशियल जो सेल्स होते हैं, मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स आर डाइड, और यहाँ पे डेड सेल होने के कारण यहाँ पे कोई भी
न्यूक्लियस हम लोग नहीं देखते हैं, और यहाँ पे केराटिन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो नॉन लिविंग कवरिंग ओवर एपिथेलियम, मतलब जितने भी नॉन लिविंग जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है वहां पे ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट है। देखो और एक चीज, मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो एपिडर्मिस है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बना हुआ है ना, और केराटिनाइज्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है। इवन जो इसोफेगस है वहां पे भी तो फ्रिक्शन हो रही है ना, खाना हम लोग हमेशा खा रहे हैं, इसोफेजियल ट्यूब से जा रहा है, तो इसोफेगस में वो प्रेजेंट होता है। और इस तरफ हम लोग जो बाकी जो स्किन है और बाकी के जो अदर एक्सपोज्ड पोर्शन है वहां पे हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। The stratified squamous epithelium, both keratinized and non-keratinized, is found over those surfaces of the body that are subject to friction. Keratinized stratified squamous epithelium covers the skin of the whole body and forms epidermis. तो बाहर का हाथ का जो ये पोर्शन है, जितने भी बाहर का जो स्किन का जो अपर लेयर है वो टोटली केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है। और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज सीन लाइनिंग इन द माउथ, माउथ के लाइनिंग, मतलब देखो यहाँ पे भी फ्रिक्शन हो रही है, लेकिन ये वाला पोर्शन में सिक्रेशन की जरूरत होती है, ये सूख नहीं जा सकता क्योंकि ऑब्वियसली तो फिर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा। तो ये सब पोर्शन अंदर का पोर्शन है और ये भीगा हुआ मॉइस्ट पोर्शन है, यहाँ पे सिक्रेशन चलती है, यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन चलती है, ठीक है। हालांकि बाहर के पोर्शन में भी सिक्रेशन होती है, रिएक्शंस होती है, लेकिन ये वाले पोर्शन में लाइनिंग ऑफ द माउथ, टंग, फैरिंग्स, इसोफेगस, मतलब अंदर के जितने सारे मॉइस्ट पोर्शन है वहां पे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है, वजाइना, कॉर्निया, ऑल दिस पोर्शन। अब देखो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर कोई डिजीज हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, या तो फिर कुछ जो कि अनहोनी है वो हो गया, तो अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशंस द एपिथेलियम इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन में बिकम केराटिनाइज्ड। ओके, अब आते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम में। दिस इज अ मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम। तो जैसे हम लोग देखे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के केस में, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट है, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे, सिर्फ एक नहीं और भी डिफरेंस है, लेकिन एक मेन हम लोग देख के बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो बेसमेंट का जो ये पोर्शन है, ये बेसमेंट के पोर्शन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोग स्ट्रेटिफाइड में भी देखे थे। सॉरी, क्यूबॉइडल नहीं, कॉलमनर सेल प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोग स्ट्रेटिफाइड में देखे थे, है ना। इसके बाद the cells of the basement membrane are columnar or cuboidal. The middle layer are made up of polyhedral or pear-shaped cells. The cells of the surface layer are large and often shaped like an umbrella. It differs from stratified squamous epithelium is that the cells at the surface are not squamous. ओके मतलब यहाँ पे जैसे कि हम लोग स्ट्रेटिफाइड में देखे थे कि वो एकदम स्क्वामस, पतला, फ्लैट सेल्स का एक लेयर था, ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ अम्ब्रेला शेप्ड का एक लेयर होता है सेल का। ओके, तो ये है एक डिफरेंस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया और ट्रांजिशनल एपिथेलियम या तो फिर यूरोथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन द रेनल पेल्विस एंड कैलिसिस, the ureter, the urinary bladder, part of the urethra. Because of this distribution, it is also called urothelium. तो urethra में present होता है, urinary bladder में present होता है, ureter में present होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, urothelium। तो मतलब नाम के साथ उसका काम जोड़ दिया गया। In the urinary bladder, it is seen that the transitional epithelium can be stretched considerably without being damaged. When stretched, it appears to be thinner and the cells become flattened or rounded. देखो, ये वाला जो पोर्शन है जिसके साथ हम लोग देख रहे हैं, मेन जो इसका डिफरेंस है, नॉर्मल जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसके साथ जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम या तो फिर यूरोथेलियम का जो डिफरेंस है ये है बाहर वाले सेल में, है ना। सुपरफिशियल जो सेल्स है ये फ्लैटेन नहीं है, लेकिन ये अम्ब्रेला शेप्ड है। तो ये क्या होता है ना, ऐसे फुला हुआ रहता है। तो
जब स्ट्रेच होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब बहुत ज्यादा यूरिन अगर जम गया है तो उसको तो स्ट्रेच करना पड़ेगा, है ना, उसको खोलना पड़ेगा ताकि और जगह बढ़े। तो तब क्या होता है, ये जो फूला हुआ पोर्शन है ये धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है, तो ये जगह देता है। ये एक छोटा सा पोर्शन है वो एकदम ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है वो उतना ही थिन हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा है। तो इस टिश्यू में स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी है। ये स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी होने के कारण ये इस यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इस सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियल लाइन मेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी, ठीक है। बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं, इसोफेगस हो गया, मतलब बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को वो लाइन करता है या तो फिर कवर करता है। इन सच स्ट्रक्चर्स द एपिथेलियम रेस्ट with its basement membrane on a layer of connective tissue called the lamina propria, LP। हम लोग देखे थे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके नीचे ही LP प्रेजेंट है, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट है और यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ऊपर ये सेल्स, बहुत सारे टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, या तो फिर अगर वो सिंपल हुआ तो भी ये प्रेजेंट है। मैंने तो यहाँ पे एक स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड टाइप का बनाया, तो यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट है और ऊपर बेसमेंट और ऊपर सेल्स रहते हैं सरफेस का। तो लेयर ऑफ एपिथेलियम अलोंग विथ इट्स लैमिना प्रोप्रिया इज रेफर्ड टू एज म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकोसा, as its surface is kept moist by secretion of mucus glands। तो जो सब एपिथेलियम में जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को लाइन कर रहे हैं, मतलब जैसे कि इसोफेगस हो गया या तो फिर अलग अलग जो पोर्शंस है, ठीक है, वहां पे तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया और जो बाहर का जो लेयर है, ये सबको मिला के म्यूकस मेम्ब्रेन या तो फिर म्यूकोसा बनता है। In the intestines, the mucous membrane has a third layer formed by thin stratum of smooth muscle. This smooth muscle is called muscularis mucosa, muscle of mucous membrane। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं this portion, ये देखो म्यूकोसा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द एपिथेलियम, एकदम अंदर में ये जो लाइनिंग है, एकदम अंदर वाला लाइन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको देख के समझ में आ रहा है ना, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल का वो जो हम लोग ये सेक्शंस देख रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सीरोसा, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो 4 पोर्शंस है, ठीक है, लेयर्स है। तो म्यूकोसा में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोसा में एपिथेलियम प्रेजेंट है। उसके बाद वाला पोर्शन में क्या है, यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट है और फिर मस्कुलरिस म्यूकोसी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये लैमिना प्रोप्रिया और इसके बाद इसको तो अलग से यहाँ पे बताए हैं, लैमिना प्रोप्रिया, इसके बाद क्या रहता है, बेसमेंट रहते हैं और यहाँ पे सेल्स रहते हैं। तो ये सब मिला के हुआ या एपिथेलियम, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्यूमर्स अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलिया। अब हम लोग को तो मेडिसिनल व्यूज के हिसाब से हम लोग को तो कुछ डिजीज भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो एपिथेलिया में जो डिजीज कॉज होता है उसमें ट्यूमर्स बहुत ज्यादा फेमस है, आजकल के दिन में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अ ट्यूमर और न्यूप्लाज्म कैन अराइज फ्रॉम एनी टिश्यू इफ देयर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। कैंसर के बारे में तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि वो क्यों होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है, राइट। तो सच अ ट्यूमर मे बी बिनाइन when it remains localized or may be malignant। तो अगर एक ही जगह में वो uncontrolled growth होके वो रह गया तो फिर वो बिनाइन है, लेकिन अगर फैलता गया, ठीक है, कि आज यहाँ पे है, फिर उसको मन किया कि नहीं थोड़ा सा और भी अपना प्रचार होना चाहिए, तो फिर उसने प्रचार करना शुरू किया और पूरे बॉडी में फैल गया। तुम पहले देख रहे हो कि तुम्हारे यहाँ पे ट्यूमर है, फिर कुछ दिन बाद जैसे कि इसमें जब इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, केमोथेरेपी सब कुछ हो गया, नहीं तुम मत देखो, मतलब इन पेशेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ इलाज वगैरह हुआ, फिर पता चल रहा है कि अरे वो तो पैर में भी कुछ हो गया है, फिर पता चलेगा हाथ में भी कुछ हो गया है। तो ये फिर समझ में आता है कि ये मैलिग्नेंट हो गया है, दिस इज अनकंट्रोलेबल, और ये और
मतलब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते इसका, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज में या तो फिर जब से पता चलता है तुमको, सिम्टम्स जब से दिखना शुरू होता है, तभी तुम जाओ डॉक्टर के पास दिखाओ। A malignant growth invades surrounding tissues. Cells of the tumor can spread to distant sites through lymphatics or through bloodstream. तो लिम्स के थ्रू या तो फिर ब्लड के थ्रू, देखो these are the connective tissues, right? तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो जो भी कुछ फैलना होगा या तो फिर फैलाना होगा वो सब कुछ ब्लड में जाएगा या तो फिर लिम्फ में जाएगा और अपना काम करेगा, भले ही वो हार्मोन हो या कुछ और हो, ठीक है। क्योंकि ब्लड ही क्या करता है, कनेक्शन रखता है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्शन रखता है पूरे बॉडी में, ठीक है, सर से लेके पांव तक। तो उसी का काम होता है पूरा ये कनेक्शन रखना। तो भले ही वो बॉडी के लिए अच्छा हो या बुरा हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका जो काम है वो अच्छे से निभाता है, ठीक है। And can start growing through their producing where they what are called secondaries and metastasis. A malignant tumor arising from an epithelium is called carcinoma. If it arises from a squamous epithelium, it is a squamous cell carcinoma, and if it arises from glandular epithelium, it is called adenoma. तो अगर squamous cell से हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे squamous cell carcinoma, और अगर glandular epithelium से हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोमा। तो स्क्वामस सेल हम लोग को पता है वो कहाँ पे आया था, सिंपल, और ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है ना, जो लाइनिंग या कवरिंग वहां पे आता है स्क्वामस, और जो ग्लैंडुलर है वहां पे क्या आता है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ये सब है ग्लैंडुलर एपिथेलियम के केसेस। तो कार्सिनोमा कहाँ पे होगा, जब सेल कवरिंग, जो एपिथेलियल टिश्यूज कवरिंग या लाइनिंग में है वहां पे अगर कैंसर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्सिनोमा। और अगर ग्लैंड्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें अगर कोई भी कैंसर हो रही है तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या, एडिनोमा। तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखते हैं कि एपिथेलियल सेल्स दैट फंक्शन मेनली टू प्रोड्यूस एंड सेक्रेट वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स may occur in epithelia with other major functions or comprise specialized organs called glands। बहुत कुछ बता दिया यहाँ पे। तो देखो क्या होता है कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कवरिंग या लाइनिंग के लिए पढ़ रहे थे, है ना। अभी जो ये सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये सिक्रेट करता है, ठीक है। कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल सिक्रेट या प्रोड्यूस करता है ये बॉडी का जो बाकी के जो काम है ना, उस काम को फैसिलिटेट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी फंक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि कवरिंग या लाइनिंग क्या करता है, प्रोटेक्शन देती है हम लोगों को, ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को प्रोटेक्शन दे रही है। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेसिकली फंक्शनल एक पार्ट है एपिथेलियम का। Secretory cells may synthesize, store and release proteins. Example, pancreas. अगर लिपिड सिक्रेट कर रहा है तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, एड्रिनल सेबेशियस ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं सलाइवा सिक्रेट करते हैं, और वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो पैनक्रियास से प्रोटीन सिक्रेशन हो रही है, एड्रिनल एंड सेबेशियस ग्लैंड से लिपिड सिक्रेशन हो रही है, और जो कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का वो सलाइवरी से सिक्रेट हो रही है। नाउ एपिथेलिया ऑफ मैमरी ग्लैंड सिक्रेट ऑल थ्री सब्सटेंसेस, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड से जो सब्सटेंस सिक्रेट होती है उसमें प्रोटीन भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है और लिपिड भी रहता है, सब कुछ प्रेजेंट है। The goblet cells are abundant in the lining of the small intestine and respiratory tract, which secrete lubricating mucus that aids the function of these organs. Okay? तो जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लाइन में, वो लुब्रिकेटिंग म्यूकस सिक्रेट करते हैं ताकि जो भी बोलस है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है, तो उसको बेसिकली तब जो वो फूड पार्टिकल्स है उसको अच्छे से वो पास हो पाए, उसके लिए हेल्प करता है ये म्यूकस। और जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे जो कंस्टेंटली
उस जगह को साफ करने के लिए ये म्यूकस की जरूरत होती है, क्योंकि बाहर से हमेशा हम लोग जैसे ही सांस ले रहे हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, बहुत कुछ एंटर होता है। तो उसको साफ करने के लिए, उस जगह को क्लीन रखने के लिए यहाँ पे म्यूकस का एक लुब्रिकेटिंग सिस्टम काम करता है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, मतलब बहुत सारे बेसिस के ऊपर ये टाइप्स निकाला गया है, जैसे कि मोड ऑफ पोरिंग सिक्रेशन, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, इसके बेसिस में। तो पहले हम लोग देखेंगे मोड ऑफ पोरिंग सिक्रेशन। मोड ऑफ पोरिंग सिक्रेशन में दो तरीके की होती है ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है? सिक्रेशन is passed out either by ducts or poured directly over the substrate. लेकिन एंडोक्राइन में क्या होगा? एंडोक्राइन में दिस इज डक्टलेस ग्लैंड, यहाँ पे तो डक्ट है ही नहीं। तो होता है क्या? Secrete their products directly into the fluid within the glands, that is blood और lymph। तो यहाँ पे हम लोग डक्ट के थ्रू देख रहे हैं कि पोर हो रहा है, और यहाँ पे जो मोड ऑफ पोरिंग सिक्रेशन क्या है, यहाँ पे डक्टलेस है, मतलब डायरेक्टली वो ब्लड या लिम्फ में अपना प्रोडक्ट दे देता है, सब्सटेंस दे देता है, और फिर वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डक्ट है प्रेजेंट और यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट नहीं है। और एक चीज क्या है कि यहाँ पे क्या क्या सिक्रेशन होती है वो भी देखना चाहिए। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, स्वेट, ईयर वैक्स, मिल्क, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम, एटसेट्रा, ठीक है। और यहां पे क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ये सब। और एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या होगा? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल ग्लैंड, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब देखो, exocrine glands remain connected with the surface epithelium, the connection forming the tubular ducts lined with epithelium that deliver the secreted material where it is used। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ डक्ट्स रहता है और वो बेसिकली कनेक्टेड रहता है सरफेस एपिथेलियम के साथ, मतलब जहां से बना है, जिस एपिथेलियम का फॉर्मेशन होके वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बना है, वो अपने जो सरफेस एपिथेलियम है उसके साथ नाता नहीं तोड़ता है, ठीक है, उसके साथ बना हुआ रहता है। और वही जो फॉर्मेशन होती है वो ट्यूबुलर डक्ट के थ्रू एक कनेक्शन बनाता है, और वैसे ही उस ट्यूबुलर डक्ट के थ्रू ही ये क्या करता है? डिलीवर द सिक्रेटेड मटेरियल वेयर इट इज यूज्ड। तो वही ट्यूब को यूज करता है पाइपलाइन की तरह, और अपना जो सब्सटेंस उसको पहुंचाना था वो पहुंचाता है, भले ही वो मिल्क हो, ऑयल हो, या तो फिर सलाइवा हो, कुछ भी हो। जैसे कि हम लोग जो भी एग्जांपल्स पढ़े हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का, तो वो सारे के सारे ग्लैंड ऐसे करके काम करते हैं। ओके, ट्यूबुलर डक्ट्स फॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? लूज द कनेक्शन to their original epithelium and therefore lack ducts। तो इसके साथ जो जहां से वो पैदा हुआ है उसके साथ वो नाता नहीं रखता है, उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो वो अभी खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है और कोई भी डक्ट की जरूरत नहीं है, उसको इंडिपेंडेंसी मिल गई है। नाउ thin walled blood vessels, capillaries adjacent to the endocrine cells absorb their secreted hormone product for transport in blood to target cells through their body। तो ये
अपना जो भी पार्टिकल्स उसको भेजना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, वो ब्लड के साथ दोस्ती बनाए रखा है। ब्लड हो या लिम्फ हो, वो उसके ऊपर, वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर दे देता है। ये क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होते हैं, थिन वॉल ब्लड वेसल्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आसपास ही रहते हैं और यही एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, उस ब्लड वेसल में अपना जो पार्टिकल्स है वो दे देते हैं और फिर ब्लड के थ्रू ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि मोड ऑफ पोरिंग क्या है, ठीक है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बारे में हम लोग देखे। अभी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, कितने सारे सेल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या टाइप्स है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। तो यहाँ पे दो टाइप प्रेजेंट है, एक है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर किसको बोल रहे हैं, आइसोलेटेड सिंगल सेल्स। मल्टीसेलुलर में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स एंड अ सेक्रेटरी पार्ट। और अगर यूनिसेलुलर का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और यहां पे आएगा सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सीबेसियस। तो ये था नंबर के बेसिस में टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर के बेसिस में दो टाइप्स होते हैं ग्लैंड का, सिंपल ग्लैंड एंड कंपाउंड ग्लैंड। सिंपल ग्लैंड में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नो ब्रांचेस प्रेजेंट, और यहां पे ब्रांच प्रेजेंट होता है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, स्ट्रक्चरल के बेसिस में। देखो यहां पे कुछ सिंपल ग्लैंड का ऑलरेडी पिक्चर्स दिया हुआ है, मैंने लाया है। सिंपल ट्यूब्यूलर, यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट है, दिस द डक्ट जिसके साथ वो एपिथेलियल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो ओरिजिन है उसका एपिथेलियम का, और ये है सेक्रेटरी पोर्शन। ठीक है, ब्रांच ट्यूब्यूलर यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्रांच ट्यूब्यूलर में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन ही डक्ट है, ये जितने सारे यहाँ पे तुम देख रहे हो, दिस पोर्शंस आर डक्ट्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन डक्ट्स है, और ये वाला जो पोर्शन है, दीज आर द सेक्रेटरी पोर्शन। ये नीचे का जो पोर्शन है, दीज आर द सेक्रेटरी पोर्शन। तो फीचर्स में हम लोग क्या देखेंगे, इलोंगेटेड सेक्रेटरी पोर्शन, डक्ट यूजुअली शॉर्ट और एब्सेंट। ठीक है, this is for the simple tubular. Example is mucous gland of colon, intestinal glands of crypts of lubricant. And branch tubular में क्या है, several long secretory parts joining to drain into one duct. Okay, तो इतने सारे secretory parts एक साथ join कर रहा है यहाँ पे drain करने के लिए। Glands in the uterus and stomach. तो uterus और stomach में हम लोग ऐसे branch tubular सेक्रेटरी ग्लैंड्स देखते हैं। इसके बाद है क्या, कॉइल्ड ट्यूबुलर। देखो ये वाला अगर तुम अच्छे से देखते हो तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लैंड विच इज जस्ट लाइक अ कॉइल, ऐसे करके एकदम ऐसे टाइप का इसका एक कॉइल फॉर्मेशन है। सेक्रेटरी पोर्शन इज वेरी लॉन्ग एंड कॉइल्ड। तो ये जो सेक्रेटरी पोर्शन है, दिस इज वेरी लॉन्ग एंड कॉइल्ड, यू कैन सी दैट, एंड दिस इज स्वेट ग्लैंड। तो नेक्स्ट में क्या है, एसिनर और एल्वियोलर ग्लैंड, राउंडेड एंड सैक लाइक सेक्रेटरी पोर्शन, स्मॉल म्यूकस ग्लैंड्स अलोंग द यूरेथ्रा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डक्ट में तो नहीं, जो सेक्रेटरी पोर्शन है वहां पे चेंजेस है, किसी में ब्रांच्ड है, किसी में मतलब बहुत सारे ब्रांच्ड है,
लेकिन इतना भी बहुत बड़ा ब्रांच नहीं है। आप बोलोगे कि सिंपल ग्लैंड आप पढ़ा रहे हैं और फिर यहाँ पे ब्रांच क्यों है, लेकिन देखो ये जो ब्रांच है ना, वो जो हम लोग कंपाउंड वाला पढ़ेंगे उससे बहुत ही मतलब एकदम मिनिमल है। ओके, दिस इज जस्ट अ स्मॉल ब्रांच प्रेजेंट हियर, तो इसीलिए इसको सिंपल ग्लैंड के अंदर ही लाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रांच्ड एसिना, दैट इज मल्टीपल सैक लाइक सेक्रेटरी पार्ट्स एंटरिंग द सेम डक्ट। ये देखो सैक लाइक, यहाँ पे जो ये एल्वियोलर था एसिनर, यहाँ पे एक सैक था, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सैक्स आर प्रेजेंट। सीबेशियस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, तो सीबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ये ब्रांच्ड एसिनर होते हैं, और जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं। और बाकी यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल्स देके ही रखा है। Types of glands, compound glands, ducts from several secretory units converge into larger ducts। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो वहां पे क्या था, ऐसे फिर ऐसे हुआ, दिस पोर्शन वाज द डक्ट और दिस पोर्शन वाज द सेक्रेटरी पोर्शन, है ना। यहाँ पे देखो एक एक जैसे कि सेक्रेटरी, वही एक एक सिंपल ग्लैंड मिल के ये कंपाउंड ग्लैंड बनाए हैं। ऐसा लग रहा है ना कि ये सिंपल ग्लैंड बना के मिल के ये कंपाउंड एक ग्लैंड बनाए हैं। मतलब दिस इज द सेक्रेटरी पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, देखो दिस इज द सेक्रेटरी पोर्शन, ये वाला भी सेक्रेटरी पोर्शन है, और ये वाला जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये जो तीनों डक्ट को मिला के ये एक बड़ा वाला डक्ट बना है, ये पूरा डक्ट पोर्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब सेक्रेटरी पोर्शन में नहीं है। ठीक है, देखो फिर से ये वाला सेक्रेटरी पोर्शन है, ऑल दीज आर सेक्रेटरी पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो ये पीला पीला कलर का है ना, ऑल दीज आर डक्ट, और ये तीनों डक्ट मिलके ये एक लार्ज डक्ट बनाए हैं। ओके, यू कैन सी, देखो अलग से कलर अगर तुम गौर से देखते हो तो यहाँ पे अलग ऑरेंज कलर का ये जो पोर्शन है, दिस इज द सेक्रेटरी पोर्शन, और ये जो येलो कलर का पोर्शन है ना, येलो कलर का जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दीज आर डक्ट। ठीक है, several elongated coiled secretory units and their ducts converge to form larger ducts, submucosal mucus glands of Brunner's in the duodenum। तो duodenum में ये tubular ducts present है। acinar, alveolar, ये कहाँ पे present है, exocrine pancreas में। several sac-like secretory units with small ducts converge at larger duct। Duct of both tubular and acinar secretory units converge a larger duct, salivary gland। So ये वाला tubular acinar salivary gland पे present होते हैं। अब on the basis of mode of secretion, ठीक है, on the basis of mode of secretion ये तीन तरीके की होती है, ये तीन तरीके की होती है। अब क्या क्या है, holocrine, merocrine, एपोक्राइन। हॉलोक्राइन में क्या देखते हैं हम लोग, कंप्लीट सेल डिस्चार्ज विथ सिक्रेशन। इसका क्या मतलब है अभी हम लोग देखेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ सिक्रेशन इज शेड विद द होल cell leading to its destruction। okay, suppose this is the cell, ठीक है, glandular cell, glandular epithelium, यहाँ पे वो secretory products हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे ये जो लास्ट सेल है, ये लास्ट सेल नहीं है, ठीक है, ये वाला लास्ट सेल है, और ये एकदम लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। तो सेकंड लास्ट में ये देखो धीरे धीरे ये प्रोडक्ट आया। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज नहीं, ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेल, एंड दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द सेल, एंड दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द सेल। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स आया है, जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहा है सेल्स। ओके, तो यहाँ पे सेक्रेटरी प्रोडक्ट आया है, और फिर ये क्या होता है, ये अपना सिक्रेशन प्रोडक्ट के साथ ये निकल जाता है, छोड़ देता है। ठीक है, और फिर कंप्लीट सेल डिस्चार्ज विथ सिक्रेशन, ये अपना अंदर जो भी ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट था ये बाहर फेंक दिया। प्रोडक्ट ऑफ सिक्रेशन इज शेड विद द होल सेल लीडिंग टू इट्स डिस्ट्रक्शन। मतलब सेल खुद का डिस्ट्रक्शन करता है अपने अंदर जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर लाने के लिए। सो दिस इज द होलोक्राइन। ठीक है, ये है होलोक्राइन का
प्रोसेस। तो ये पहले क्या होता है, ये नॉर्मल सेल है, फिर ये धीरे मैच्योर हो रहा है, अपने अंदर ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जमा रहा है, और फिर ये धीरे धीरे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर चला गया, बेसमेंट को छोड़ दिया, छोड़ के ये खुद को ही मार डालता है, खुद को ही डिस्ट्रक्ट कर देता है, और फिर ये अपने अंदर जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट था वो बाहर निकाल दिया। दिस इज द होलोक्राइन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सीबेशियस ग्लैंड। अब मीरोक्राइन में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे क्या होता है, नो डैमेज टू सेल ड्यूरिंग सिक्रेशन। एंड अनदर थिंग इज सिक्रेशन लीव्स द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। ओके, मतलब यहाँ पे जैसे कि खुद का जैसे कि काइंड ऑफ सुसाइड कर लिया अपना काम करने के लिए, यहाँ पे कोई भी सुसाइड नहीं होता है, ये आराम से पैसेज देके निकाल देता है अपने सेल से, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये एक इंटैक्ट सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अभी उतना ज्यादा मैच्योर नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे मैच्योर हो रहा है, इसके अंदर ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, फिर वो क्या करता है, जो लास्ट सेल है धीरे धीरे जैसे मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होते होते क्या होता है, ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इसको निकाल देता है। मतलब ऐसे जैसे कि एक वेसिकल हुआ या तो फिर सेक्रेटरी वेसिकल हुआ, उसके थ्रू ये बाहर निकाल दिया उस चीज को, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज द इंटैक्ट सेल एंड दिस इज द सिक्रेशन, और ये सिक्रेशन कहाँ से हुआ, इस सेल से हुआ। लास्ट वाला जो सेल है जो मैच्योर्ड हो गया है, वहां से सिक्रेशन हुआ भाया एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, pancreas, salivary gland, intestinal gland, sweat gland। ओके, अब आएंगे हम लोग एपोक्राइन में। एपोक्राइन में क्या होता है, अपाइकल पार्ट ऑफ द सेल डिस्चार्ज विथ सिक्रेशन। तो यहाँ पे देखो, ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे सेक्रेटरी प्रोडक्ट जम रहे हैं, जैसे यहाँ पे जम रहा है, ये एक ग्रूव्स बना रहा है, ठीक है, सेलुलर ग्रूव्स बना रहा है कि उसको भी छोड़ना है सेल को। यहाँ पे जैसे क्या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल के थ्रू निकाले थे, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में ही ग्रूव्स बन रहा है, एपोक्राइन में सेल मेम्ब्रेन में ही ग्रूव्स बन रहा है। तो ये फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा इसका कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है और फिर ये पिंच ऑफ हो जाता है। यहाँ पे सेल का साइज छोटा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, एक्सोसाइटोसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस नहीं हुआ है। यहाँ पे जहां पे सेक्रेटरी प्रोडक्ट जमा था, वो खुद पिंच ऑफ होके निकल गया सेल से। ये देखो, पिंच्ड ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेल। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैमरी ग्लैंड, एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड। ओके, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स फ्रॉम कवरिंग एपिथेलियम ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जब फीटल का डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रही है, फीटल का तभी तक, मतलब ये पोस्टनेटल नहीं है, ये फीटल, अभी बर्थ का पोर्शन चल रही है, ठीक है, तो अभी भी बर्थ हुआ नहीं है। द फीटल डेवलपमेंट एपिथेलियल सेल्स proliferate and penetrate the underlying connective tissue. These cells may or may not maintain a connection with the surface epithelium. इसका मतलब क्या है कि जब फीटल का डेवलपमेंट चल रहा है, वहां पे एपिथेलियल सेल दो हिस्सों में बट गया। क्या बट गया कि कुछ सेल्स जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है, वो एपिथेलिया के साथ कनेक्शन बजाय रख रहा है, ठीक है, वो एपिथेलियल को छोड़ नहीं रहा है, जो उसका ओरिजिन था एपिथेलियल टिश्यू उसको छोड़ नहीं रहा है, और कुछ सेल्स अपना मनमानी कर रहा है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को छोड़ दे रहा है, अपना जो ओरिजिन था उसको वो भूल गया, ठीक है। Now these cells may or may not maintain a connection with the surface epithelium. जो surface epithelium है उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रख रहा है। The connection is maintained to form a duct in exocrine glands. तो जिस glands ने कनेक्शन रखा है surface epithelium के साथ, जो उसका origin था, वो है exocrine gland. वो अभी exocrine gland बन गया और उसके पास duct present है, वही जो tubular form बना रहा है। It is lost as endocrine glands develop. तो जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड बन रहा है, वहां पे तो कोई भी कनेक्शन नहीं है सरफेस एपिथेलियम के साथ, तब वो क्या कर रहा है, डक्टलेस बन गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड secretes substances to specific organs via duct system and endocrine glands produce hormones and are always rich in capillaries. क्यों always rich in capillaries? क्योंकि endocrine glands के आसपास अगर capillaries रहेंगे तो ही ना वो ब्लड में, लिम्फ में अपना जो भी secretory substance है उसको दे पाएगा, और जैसे वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे ब्लड वेसल्स, तभी वो अपना कनेक्शन के थ्रू पूरे बॉडी में फैलाएंगे जहां जहां जरूरत है। नॉट लाइक पूरे बॉडी में फैलाएंगे, मतलब जहां पे टारगेटेड सेल्स, टारगेटेड रीजन्स है, वहां पे फैलाएंगे, है ना। Hormones are released outside the cells and picked up by these blood vessels for distribution throughout the body. तो ये endocrine gland कौन है और क्या करता है, हार्मोन secrete करता है, where the specific target cells are identified by the receptors for the hormones. So this is the picture saying how the formation of the gland happens. ठीक है, फ्रॉम कवरिंग एपिथेलिया, बेसिकली सरफेस एपिथेलिया। कवरिंग एपिथेलिया का मतलब क्या है, सरफेस एपिथेलिया। तो ये देखो यहाँ पे एपिथेलिया, बेसल लैमिना, ये तो मैंने बताया, लैमिना प्रोप्रिया, इसके बाद है सो कनेक्टिव टिश्यू के साथ, यहाँ पे देखो दिस पोर्शन में कनेक्टिव टिश्यू है बहुत ज्यादा। अब क्या होता है, प्रोलिफरेशन होती है सेल की। सेल प्रोलिफरेशन मतलब क्या, सेल डिवीजन भी हो रही है और सेल का ग्रोथ भी हो रहा है, दोनों है। प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल एंड देयर डाउन ग्रोथ इनटू द सबजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू। तो जिस तरफ कनेक्टिव टिश्यू है उसी तरफ सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, और यही प्रोलिफरेशन होते 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 ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये डक्ट के जैसे फॉर्म कर रहा है, और फिर ये पोर्शन में सिक्रेटरी पोर्शन बन गया। तो ये अभी इसके पास डक्ट भी है और सिक्रेटरी पोर्शन भी है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरा और एक सेल्स जा रहा है क्या, यहाँ पे भी प्रोलिफरेशन हो रही है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ये कनेक्टिव टिश्यू की तरफ ही प्रोलिफरेशन हो रही है, लेकिन इस जगह में जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, डिसअपियरेंस ऑफ डक्ट सेल। यहाँ पे ये कनेक्शन टूट जाता है, और टूट जाने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है, और ये जो बच गया यही क्या होता है, यही बाद में एक्सोक्राइन ग्लैंड में फॉर्म पहुंच गया। मतलब इसके आसपास अभी देखो ये वाला पोर्शन में, ये पोर्शन में तो बाहर में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली अभी ये जो पोर्शन बना है, ये जो ग्लैंड बन रहा है, इसके आसपास कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगे, बहुत ज्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगे, तो इसके लिए बहुत आसानी होगा ब्लड वेसल्स में अपना जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो देना, और फिर पूरे बॉडी में उसको कन्वे करना। Now these capillaries are present and this is the secretory present portion. तो this is the secretory portion, और secretory portion के आसपास क्या होता है, capillaries present होता है। I hope you have liked the session. If you have liked the session, please like and share. And if you have any doubts regarding this portion, then please tell me in the comment section. I would like to solve your doubt. Okay? मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye.